और आज इस इंग्लिश सीरीज़ में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कंजंक्शन। देखिए, कंजंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 से 2 क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली देखने को मिलते हैं, बट ये हेल्प हमें बहुत सारी जगह करता है, स्पेशली क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स में। ये दोनों जब हम पढ़ेंगे तो उस सेशन में हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि कंजंक्शंस हेल्प कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कंजंक्शंस। तो जैसे कि प्रथा है, टॉपिक शुरू करते हुए सबसे पहले हमें समझना है कि आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए भाई, कंजंक्शन ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही शब्द हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो 2 वर्ड्स, 2 फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। बेसिकली जैसे ट्रेन होती है, अलग अलग टाइप के स्टेशंस होते हैं, ठीक है। कोई सा जंक्शन होता है, कोई सा जंक्शन नहीं होता। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिफरेंट लाइंस आके मिलती हैं अलग अलग, राइट। जैसे ये स्टेशन है तो यहाँ से ट्रेन सीधी सीधी जाएगी, अगर उसे यहाँ जाना है तो उसे जंक्शन जाना होगा, फिर लाइन चेंज करनी होगी, राइट। तो जंक्शन क्या करता है, अलग अलग लाइंस को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम करता है ट्रेन के केस में। वैसे ही वर्ड्स के, फ्रेजेस के, क्लॉजेस या फिर सेंटेंसेस को जो कनेक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। चलिए इसे थोड़े एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, ही बोरोड द बुक फ्रॉम मी, उसने मुझसे बुक उधार ली और नोट्स कंप्लीट कर लिए। तो ये जो और है ना, जिसने क्या किया, इन 2 डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट किया, इसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है, हमने लिखा यू एंड आई, 2 सब्जेक्ट थे, एक था यू एक था आई। मैंने दोनों को कनेक्ट किससे किया, एंड से, है ना। अगर आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी होता तो भी चलता, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, यू होता तो भी चलता, पर हमें दोनों लिखने थे। दोनों को क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा, और जोड़ने के लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया उसे हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन, राइट। वापस सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। नो वन हेल्प्ड मी, एक सेंटेंस, बट ही ऑलवेज टुक केयर ऑफ मी, सेकेंड सेंटेंस। तो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी क्या करते हैं, कंजंक्शन करते हैं। किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, पर, लेकिन, किंतु, परंतु उसने हमेशा मेरी केयर की, ठीक। थर्ड एग्जाम्पल, अच्छा हमने क्या देखा था, ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्ड हो। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे एंड, बट, एंड, ये वर्ड्स हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ वो नहीं, उसकी फैमिली भी हमें मिलने आ रहे हैं। तो सिर्फ वो नहीं, फैमिली भी, तो एक जो पेयर होता है वो होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, राइट। दिस क्वेश्चन इज सो टफ दैट आई हैड टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम माई ब्रदर, कि ये क्वेश्चन इतना टफ है, इतना कि मुझे अपने भाई से मदद मांगनी पड़ी। तो हमने ये एडवर्ब में पढ़ा कि सो के बाद हमेशा दैट आता है, बट ये दैट क्या है, एक्चुअली कंजंक्शन। उसने मुझे बताया कि वो आज ऑफिस नहीं आएगा, उसने मुझसे कहा था कि, कौन सा वाला, का में छोटी की मात्रा, राइट। तो ये क्या है, कंजंक्शन, एक क्लॉज है ये। देखिए क्या होता है कि जब भी हम 2 चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो या तो वो सेंटेंसेस हो सकते हैं, सेंटेंसेस मतलब अपने आप में कंप्लीट, जैसे सेकेंड वाला था, नो वन हेल्प्ड मी, अपने आप में कंप्लीट है। ही ऑलवेज टुक केयर ऑफ मी, अपने आप में कंप्लीट है। बट ने बस इन दोनों क्या किया, सेंटेंसेस को जोड़ दिया। क्लॉजेस जो होते हैं ना, वो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो पूरा अर्थ दे भी सकते हैं, नहीं भी। तो जैसे यहाँ पे हमने बोला ये क्वेश्चन इतना टफ है, अब इतना बोल के तो नहीं छोड़ सकती, आगे कुछ लगाना पड़ेगा कि मुझे अपने भाई से मदद लेनी पड़ी, राइट। 5th एग्जाम्पल, यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट, तुम जा सकते हो जहाँ भी जाना चाहो, वेर एवर, यहाँ पे क्या हमारा कंजंक्शन है, वेर एवर, राइट। 6th हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, यू एंड आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द लास्ट वन, शी सेड दैट शी वुड नॉट कम टू द क्लास टुमारो, अगेन दैट। तो शी सेड, उसने कहा, अभी क्या कहा ये बताना तो ज़रूरी है, तो ये इस पे क्या हो गया, डिपेंडेंट, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट है। शी वुड नॉट कम टू द क्लास टुमारो, बट शी सेड, इतना बोल के तो नहीं छोड़ सकते, ये क्या है, क्लॉज, इसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज। तो ये क्लॉज किस पे डिपेंडेंट है, बचे हुए सेंटेंस पे, दूसरे क्लॉज पे, और इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, दैट ने।
इसीलिए कंजंक्शन दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो कि कंजंक्शन का फंक्शन क्या है। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ रूल समझते हैं। और रूल्स के समझने के पहले एक छोटी सी चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है वो है टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। इससे क्या होगा, एक तो हमें कुछ रूल्स में हेल्प मिलेगी और दूसरा हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी कंजंक्शन को लेके, तो क्वेश्चंस थोड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप। तो चलिए पहला जो टाइप है जो हमें पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेट करना, जैसे अगर कोई पार्टी है और आपको बोला गया कि भाई आपस में कोऑर्डिनेट करके देख लेना कि सब कुछ स्मूथली हो, तो कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमेशा सेम रैंक वाले। इन कंजंक्शंस का यूज़ दो इंडिपेंडेंट और अपने आप में कंप्लीट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने आपको समझाया क्लॉज, पर दोनों कैसे? इंडिपेंडेंट, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं थी कंप्लीट सेंस देने के लिए, वो अपने आप में कैसे थे? कंप्लीट। जैसे ईदर सिट क्वाइट और गो अवे, तो ईदर और इसमें हमारा कंजंक्शन है। एक बात है सिट क्वाइट, दूसरी बात है गो अवे, दोनों कंप्लीट हैं और जोड़ा किससे गया है उन्हें? ईदर और से। सेकेंड में ही वॉज इल, वो बीमार था, अपने आप में कंप्लीट है। सो ही कुडंट कम टुडे, वो आज नहीं आ सका, अगेन दोनों कंप्लीट हैं, जोड़ा किससे मैंने? सो से। ही इज़ रिच, ही इज़ सक्सेसफुल, रिच एंड सक्सेसफुल सेम रैंक वाले शब्दों को, जैसे एक है रिच एक है सक्सेसफुल, दोनों एडजेक्टिव्स हैं, दोनों की रैंक सेम है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मतलब कोऑर्डिनेट हमेशा बराबर वालों के बीच में किया जाएगा। ठीक, दूसरा वर्ड जो हमें समझना है वो है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट अगर बराबर वालों में किया जाएगा तो हमेशा क्या कहते हैं हम? ये मेरा सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट है मतलब मेरे अंडर काम करता है, अंडर मतलब जूनियर है, राइट? कहने का मतलब इन कंजंक्शंस का यूज़ एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट, अब यू वॉन्ट बोल के तो नहीं छोड़ सकती सेंटेंस, ये तो इनकम्प्लीट हो गया क्लॉज। इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी ज़रूरत है और इन्हें जोड़ने के लिए इस कंजंक्शन की। तो कोऑर्डिनेटिंग बराबर चीज़ वाले और सबऑर्डिनेटिंग एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जैसे एज ही इज़ अ माइजर नोबडी लाइक्स हिम, क्योंकि वो एक कंजूस आदमी है इसीलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही मेंस हिज वेज, ही मेंस हिज वेज बोल के छोड़ सकती हूँ क्या? नहीं, बताना पड़ेगा ना कि वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो अपने तरीकों को सुधार ना ले। क्लियर हो गया? तो भाई कंजंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो सेम रैंक वालों को जोड़े वो कोऑर्डिनेटिंग, और जो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़े उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आई होप इतना क्लियर हो गया हो आपको। तो चलिए हम कुछ कॉमन कंजंक्शंस देखते हैं जिनका यूज़ किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, जो एग्जाम्स में भी बार बार पूछे जाते हैं, जैसे एज वेल एज, अदरवाइज और एल्स। देखिए कंजंक्शंस जो होते हैं ना वो मोस्टली पेयर में यूज़ किए जाते हैं। पेयर मतलब जैसे ईदर है तो और ही लगेगा उसके साथ, नीदर है तो नॉर ही लगेगा। कभी नीदर के साथ और या ईदर के साथ नॉर नहीं लग सकता, उनका फिक्स है। जैसे हमने एडवर्ब में पढ़ा था, है ना, कि अगर हमने सो लिखा है तो आगे दैट लिखना ज़रूरी है, अगर हमने टू लिखा है तो आगे टू लिखना ज़रूरी है। तो ये कंजंक्शंस ही तो हैं। क्या होता है, याद रखना पड़ता है कि सो दैट कब लगाना है, सो एज कब लगाना है, दोनों का केस डिफरेंट। बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा, ये हमने डिस्कस किया। एज के साथ सो कब आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अभी स्कार्सली, हार्डली, ये दोनों हमने एडवर्ब में डिस्कस किए थे, मतलब मुश्किल से, मीनिंग क्या होता है, मुश्किल से। वाइल मतलब जबकि, दो मतलब यद्यपि, है ना। वेरेज का मतलब भी जबकि, बट ये वाइल टाइम से रिलेटेड है और ये कंडीशंस, है ना, कि उसने कहा था वो पहुंच रहा है जबकि वो घर से निकला ही नहीं था, तो ये वेयरेज है। और वाइल मतलब कि शी फेल डाउन वाइल कमिंग डाउन दी स्टेयरकेस, मतलब
जब वो उतर रही थी, तो मैं समय मेंशन करना चाहती हूँ, राइट। एज दो, जैसे कि, बिकॉज मतलब क्योंकि, लेस्ट और शुड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, नेवरदलेस मतलब फिर भी, ऐसा था फिर भी ऐसा हो गया, एज फार एज है ना, जहाँ तक, अनटिल, अनलेस, इफ और एज इफ। तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस हैं जिन पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस देखने को काफ़ी मिलते हैं। और मोस्टली कंजंक्शंस में यही होता है कि अगर आगे मैंने ईदर लगा दिया तो फिर आगे और ही लगाना ज़रूरी है ना, या बोथ हैंड के कुछ रूल्स हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो के कुछ रूल्स हैं। तो चलिए एक एक करके हम ये डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट रूल कि हार्डली और स्कार्सली के बाद हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, व्हेन का। अब आपको ये याद ही रखना है और देन का नहीं। लॉजिक बड़ा सिंपल है, हमने एडजेक्टिव्स में पढ़ा भाई कि देन तो किसके साथ यूज़ किया जाता है, कंपैरेटिव केसेस के साथ, और हार्डली स्कार्सली तो एडवर्ब है ना, इसके साथ जब का यूज़ किया जाएगा। जैसे स्कार्सली हैड आई लेफ्ट द प्लेस देन ही केम टू मीट मी। अब यहाँ पे देन की तो कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छा, कन्फ्यूजन के लिए वो देन भी लिखते हैं कि मुश्किल से मैंने घर से निकला ही था तो वो मुझसे मिलने आ गया, कि जब वो मुझसे मिलने आया। जब हम हिंदी में भी बोलेंगे ना, तो जो जब है ना वो बेटर है सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पे देन की जगह क्या आना चाहिए, व्हेन। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। एंड हार्डली हैड द टीचर फिनिश द क्वेश्चन, कि मुश्किल से टीचर ने क्वेश्चन फिनिश ही किया था जब स्टूडेंट ने आंसर दे दिया। एकदम करेक्ट। सेकेंड रूल कहता है कि नो सूनर के बाद देन का यूज़ किया जाता है, व्हेन का नहीं, या THEN देन का भी नहीं। तो इसको ध्यान रखिएगा। और बड़ा सिंपल लॉजिक, अभी हमने कहा देन कब लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में, और सून का कंपैरेटिव क्या होता है, सूनर। तो ये कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव के साथ क्या लगेगा, देन। नो सूनर डिड ही अराइव व्हेन द डोर बेल रैंग, गलत। व्हेन की जगह क्या आएगा, देन। क्योंकि इन तीनों का यूज़ सेम प्लेस पे किया जाता है, इसीलिए ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। पर आपको याद रखना है, हार्डली और स्कार्सली के बाद व्हेन, और नो सूनर क्योंकि कंपैरेटिव है तो THAN देन। नो सूनर हैड ही कम टू प्ले व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम बैक, ये भी गलत। अगेन क्या आना चाहिए, देन। तो आपको ये ज़रा सा लॉजिक है जो ध्यान में रखना है। चलिए हम थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल, बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है, एज वेल एज या बिसाइड्स का नहीं। ठीक है, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, के अलावा, और बोथ का मतलब ही होता है दोनों। तो एज वेल एज का मतलब भी यही होता है ना कि दो को ऐड करना। तो इसीलिए बोथ के साथ ना बिसाइड्स यूज़ करते हैं और ना ही एज वेल एज। बोथ के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे, एंड। जैसे ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, वैसे ही आपको याद रखना है कि बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज़ किया जाता है। जैसे बोथ राधिका एज वेल एज ऐश्वर्या आर कमिंग टू मीट अस टुडे। तो बोथ के साथ क्या लगा दिया मैंने, एज वेल एज, गलत हो गया। तो यहाँ एज वेल एज की जगह क्या आना चाहिए, एंड। बोथ राधिका एंड ऐश्वर्या आर कमिंग टू मीट अस टुडे। अच्छा, दूसरी बात कि बोथ का यूज़ नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाता। इसका क्या मतलब है कि भाई जो बोथ है ना वो खुद के साथ एक पॉजिटिव सेंस लेके चलता है, तो हम इसको कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करने से अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं, अवॉइड। जैसे कि बोथ राधिका एंड ऐश्वर्या आर नॉट कमिंग टू मीट अस टुडे। तो अब मैंने बोथ लिखा, एंड भी लिखा, बट ये नॉट लिख दिया ना, ये सेंटेंस फिर गलत हो गया। क्यों, आप समझिएगा कि जब भी मैं बोलती हूँ बोथ एंड, तो मैं कहना चाहती हूँ दोनों, मतलब दोनों को क्या करना है, मुझे इंक्लूड करना है ना। तो बोथ थोड़ा पॉजिटिव हो गया। अब अगर मुझे कहना ही है कि दोनों नहीं, दोनों को क्या करना है, एक्सक्लूड, तो उसके लिए हमारे पास अलग से इंडिविजुअली एक कंजंक्शन है जिसे हम कहते हैं नीदर नॉर। तो जब सेम काम के लिए, नेगेटिव के लिए ही ये बना ही बेचारा उसके लिए है, अब जहाँ वो यूज़ करने के लिए बनाया गया है वहाँ भी नहीं यूज़ करेंगे तो कैसे चलेगा, राइट। तो ये वाला सेंटेंस गलत है और करेक्ट क्या है, नीदर राधिका नॉर ऐश्वर्या आर कमिंग टू मीट अस टुडे। एक्चुअली इसमें एक और गलती है, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ा होगा तो पता चलेगा कि आर नहीं क्या आना चाहिए, इस।
तो ये 2 गलतियाँ इस सेंटेंस में ध्यान रखिएगा। याद रखने की क्या बात कि पहली बात, बोथ के बाद हमेशा क्या आएगा, एंड, और बोथ को कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नीदर नॉर। तो 4th रूल कहता है कि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसका यूज़ किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड के साथ नहीं किया जाता। जैसे हमने एडवर्ब्स में भी देखा था कि अगर एक नेगेटिव है मतलब हार्डली है, तो फिर हम नो वन नहीं लिखते थे, हम क्या लिखते थे, एनी वन। तो सेम कंसेप्ट कि भाई एक नेगेटिव वर्ड है तो उसके साथ दूसरे नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, यदि नहीं तो, इफ़ नॉट एंड देयरफॉर। अच्छा, बीच में मैंने डैश डैश क्यों लगाया है कि ये साथ में नहीं आता। इसका क्या मतलब, जैसे पहला एग्जाम्पल देखें, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। मैं लिखना क्या चाहती हूँ कि यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अब मैंने तीनों वर्ड्स यूज़ किए बट साथ में नहीं किए, अलग अलग किए। यदि हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो ये नहीं किसके अंदर आया, अनलेस के अंदर। अनलेस के तो मीनिंग में ही नॉट है, तो इसीलिए अनलेस के साथ यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस गलत है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अब सही है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ये भी गलत है, नहीं, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये नॉट मुझे वहाँ नहीं यूज़ करना जहाँ अनलेस पे इसके मीनिंग का कोई फ़र्क पड़े। मैंने कहा यदि तुम हार्डवर्क नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो ये अलग क्लॉज है, ये अलग क्लॉज है। और जब हम कहते हैं कि 2 नेगेटिव वर्ड्स साथ में नहीं आने, इसका मतलब है सेम क्लॉज में नहीं आने। मतलब तब आ सकते हैं जब वो एक दूसरे के मीनिंग में कोई इंटरफेरेंस ना करे। सिंपल इनफ। थर्ड देखिए, अनलेस यू पे अटेंशन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, कि यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो आप नहीं समझोगे। सारे वर्ड्स यूज़ किए मैंने, बट अनलेस का इस नॉट से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस भी करेक्ट है। सिंपल। तो अनलेस का मीनिंग होता है इफ़ नॉट इन देयरफॉर, यदि नहीं तो। ये एक नेगेटिव वर्ड है और इसका यूज़ किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड के साथ सेम क्लॉज में नहीं किया जाता। आई होप ये 4th रूल तक आपको एकदम क्लियर हो गया हो। चलिए हम अपने 5th रूल की तरफ बढ़ते हैं। 5th रूल कहता है अनलेस की तरह लेस्ट भी एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव, इसीलिए इसका यूज़ भी किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड के साथ नहीं किया जाता। ये तो हम समझ ही गए कि भाई अगर एक के मीनिंग में ही नॉट है या वो नेगेटिव है किसी भी सेंस में, तो हम उसके साथ किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या याद रखने की है कि लेस के बाद हमेशा शुड का यूज़ होता है। देखिए मीनिंग वाइज शुड को हिंदी में हम कहते हैं चाहिए। इसके ट्रांसलेशन में आपको चाहिए नहीं मिलेगा, पर ये एक रूल है कि लेस्ट के बाद शुड ही लगाना है, और कुछ भी आए तो वो कैसा है, गलत। जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, यू शुड नॉट फॉल, ऐसा लिखा है मैंने, ये गलत है सेंटेंस। पहले इसका मतलब बताऊँ मैं आपको कि अच्छे से चलो, केयरफुली चलो, नहीं तो गिर जाओगे। हाँ जी, दिस इज़ हाउ वी ट्रांसलेट इट, नहीं तो गिर जाओगे, कि अच्छे से चलो नहीं तो गिर जाओगे, अटेंशन दो नहीं तो तुम्हें कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, ध्यान से मेरी बात सुनो वरना तुम समझ नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो ये जो लेस्ट है ये हमेशा कैसा मीनिंग दे रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव के साथ नॉट का यूज़ बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अलाउड, तो हम ये नॉट हटा दें। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, अब सही है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल फॉल, ये सही है क्या? नॉट तो नहीं है, पर विल लगा दिया मैंने। क्या आना चाहिए? शुड। हमेशा लेस्ट देखा और आगे क्या लगा दो भाई, शुड, हमेशा ही। थर्ड एग्जाम्पल, पे अटेंशन लेस्ट यू विल नॉट गेट द कंसेप्ट, बहुत ही कुछ अलग ही कर दिया है ना। जैसे कि ध्यान दो नहीं तो तुम्हें कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, मैं ये कहना चाहती थी। अब लेस्ट है तो नॉट नहीं आएगा, लेस्ट है तो विल भी नहीं आएगा, शुड आएगा। और अगर मुझे शुड से सेंटेंस बनाना है तो गेट नहीं, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मिस। पे अटेंशन लेस्ट यू शुड मिस द कंसेप्ट, और अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो आपको क्या याद रखना है? पहली बात, लेस्ट नेचर में कैसा है, नेगेटिव, तो इसके साथ किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
और दूसरा, लेस्ट के बाद हमेशा किसका उपयोग किया जाएगा? शुड का। नो मैटर आपको मीनिंग क्या देना है और वो उसमें चाहिए आना है कि नहीं आना है, लेस देखा तो शुड। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं 6th रूल की तरफ। और 6th रूल कहता है कि यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग सपोज से की जाती है, सपोज मतलब मानिए, मान लीजिए, तो उसके आगे इफ़ का यूज़ नहीं किया जाता। यदि, देखिए यदि भी हमें एक सपोजिशन ही बताती है कि यदि ऐसा हो तो कैसा होगा, केस ही देता है ना हमको यदि भी एक, और सपोज मतलब वैसे ही हमें केस मिल रहा है। तो ये दोनों वर्ड्स का अगर हम साथ में यूज़ करते हैं, इन्हें कहते हैं सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब क्या होता है? नॉट के साथ नेवर लगा देना, हार्डली के साथ नो वन लगा देना, सपोज के साथ इफ़ लगा देना, सेम मीनिंग वाले दो वर्ड्स। जैसे कई लोग बात करते हुए बोलते हैं डोंट रिपीट दिस अगेन। अब रिपीट मतलब ही होता है दोबारा करना, अगेन मतलब भी दोबारा ही गलत है। डोंट रिपीट इट, डोंट रिपीट इट अगेन नहीं होता, क्या हो जाता है वो? सुपरफ्लुअस। तो वही प्रॉब्लम है इसमें भी। सपोज इफ़ यू आर कॉट यू विल बी पनिश्ड। मान लो यदि तुम पकड़े गए, नहीं, मान लो तुम पकड़े गए तो तुम्हें क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। इसलिए सपोज के साथ कभी भी इफ़ का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में बात को ले जाते हैं। सिंपल इनफ। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 7th रूल। 7th रूल क्या कहता है कि डिफरेंट के बाद फ्रॉम लगता है और नथिंग एल्स के बाद बट। वैसे लिख लेते हैं भाई कि डिफरेंट के बाद हमें क्या लगाना है? फ्रॉम, और नथिंग एल्स के बाद हमें क्या लगाना है? बट। याद ही रखना है। शी इज़ वेरी डिफरेंट देन दी अदर स्टूडेंट्स आई हैव हैड। अच्छा मुझे बताइए, अभी हमने देन को काफ़ी डिस्कस कर लिया, किसके लिए लगता है? कंपैरेटिव डिग्री के लिए। यहाँ कुछ है क्या कंपैरेटिव? नहीं, वो बहुत अलग है। तो यहाँ पे देन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? फ्रॉम, कि वो मेरे बाकी के स्टूडेंट्स जो भी थे उनसे बहुत अलग है ना। मधुबाला इज नथिंग एल्स देन द एपिटम ऑफ ब्यूटी। एपिटम मतलब अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मतलब मूर्त रूप नहीं बोलते कि वो तो सुंदरता ही है, मतलब ब्यूटी पर्सोनिफाइड है ना, वो मतलब होता है एपिटम का। सो नथिंग एल्स के बाद भी देन की कोई ज़रूरत नहीं है। देन किसके लिए लगना है भाई? कंपैरेटिव डिग्री के लिए। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? बट। हमें याद रखना और कुछ नहीं है, पर ये है, इट इज़ नथिंग एल्स देन योर केयरलेसनेस दैट यू फेल्ड इन दिस एग्जाम, या यू फेल्ड दिस एग्जाम। तो नथिंग एल्स के बाद देन फिर गलत हो गया, क्या आना चाहिए? बट। सिंपल। जो अगली चीज़ हमें याद रखने की है वो है एज इफ, एज दो के बाद हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस मतलब सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है। एज इफ और एज दो का मतलब जैसे, मतलब ही लुक्स एज इफ ही सस्पेक्ट्स समथिंग। वो ऐसे देख रहा है जैसे उसने कुछ सस्पेक्ट किया हो, जैसे उसे कुछ अजीब लगा हो, और ये सेंटेंस गलत है। दो हमें पढ़ने में एकदम सही लग रहा है, राइट। सेकेंड देखिए, ही लुक्स एज इफ ही सस्पेक्टेड समथिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की। तो सेम केस एज इफ के साथ है और सेम केस एज दो के साथ है। यहाँ 8th रूल हमारा ख़त्म होता है और चलिए हम बढ़ते हैं हमारे 9th रूल की तरफ। 9th रूल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें नॉर्मली, सच एज, सच दैट। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि सच एज, एज का मतलब क्या होता है? जैसे का यूज़ कैटेगरी को डिनोट करने के लिए किया जाता है, या ग्रुप्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है, या क्लास बताने के लिए किया जाता है। मतलब वैसे लोगों जैसे, क्योंकि मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है? जैसे। तो जैसे हम कब बोलते हैं? जब हम क्या दे रहे हों? एग्जाम्पल, राइट। और सच दैट का प्रयोग किसी चीज़ की डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मेंशन किया जाता है। देखिए कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, कि जो भी चीज़ हुई उसके बाद क्या हुआ, उसके रेपरकशन क्या हुए। तो भाई कोई चीज़ की डिग्री, जैसे हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ी थी, थोड़ा, कम, ज़्यादा, कैसे पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, अच्छे मार्क्स लाया, कम मार्क्स लाया। तो डिग्री को बताने के लिए हम बताते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहा, जिससे समझ आता है कि बात कितनी संगीन थी। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आप और बेटर समझ पाएंगे। जैसे विराट प्लेड सच एन इनिंग्स एज डन बाय ग्रेट बैट्समैन। विराट ने
ऐसी पारी खेली जैसी महान बैट्समैन खेलते हैं। तो मैं क्या कर रही थी, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, एक कैटेगरी को डिनोट किया मैंने, कैसी खेली, जैसे ग्रेट बैट्समैन खेलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, विराट प्लेड सच एन इनिंग्स दैट एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। विराट ने ऐसी इनिंग्स खेली कि, दैट का यूज़ अभी मैंने आपको बताया, मीनिंग क्या होता है कि सब इम्प्रेस हो गए। तो उसने ऐसा खेला, इस खेलने का कॉन्सिक्वेंस था, इस खेलने का रिजल्ट था कि सब लोग उससे इम्प्रेस हो गए। करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, सच दैट। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा ही टीचर्स इन सच अ वे एज डन बाय लेजेंडरी टीचर्स, कि भाई वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे लेजेंडरी टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वैसे। तो जैसे बोला मैंने, क्लास को डिनोट किया, कैटेगरी को डिनोट किया, किसकी, लेजेंडरी टीचर्स की। और जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें मैंने कहा ही टीचर्स इन सच अ वे, वो ऐसे पढ़ाते हैं कि, अब पढ़ाने का कॉन्सिक्वेंस है, रेपरकशन है, रिजल्ट है कि हर स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझ में आ जाता है। सिंपल इनफ। सच एज मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैटेगरी बता रहे हैं, उस क्लास की बात कर रहे हैं, और सच दैट मतलब हम उसका रिजल्ट बता के ये बताना चाह रहे हैं कि वो काम कैसा हुआ, है ना, ऐसे पढ़ाया कि सबको समझ में आ गया। तो ट्रांसलेशन में भी हमें की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए सच दैट। आई होप सच एज और सच दैट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे 10th रूल की तरफ। 10th रूल कहता है कि जब कंजंक्शंस कोरिलेटिव्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, अब भाई पहले हम समझ लें कोरिलेटिव्स क्या, ये जो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं ना, ईदर और, नीदर नॉर, अच्छा ईदर बोलिए आइदर बोलिए, एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है मतलब इंग्लैंड वाला, इंग्लिश वाला, और एक अमेरिकन है ना, तो दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो ईदर और, नीदर और, वेदर और, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो पेयर्स में आते हैं ना कंजंक्शन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव्स। ये एक्चुअली जो कोरिलेटिव्स होते हैं ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमेशा जो रैंक में सेम होते हैं उन चीज़ों को कनेक्ट करता है। इसका क्या मतलब है, हमने लिखा नॉट ओनली ही विजिटेड आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, किस ना कि उसने सिर्फ आगरा विजिट किया पर दिल्ली भी किया। ये समझ गई मैं। यहाँ पे कोरिलेटिव्स क्या है हमारा, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ये कहता है जो रूल है हमारा कि कोरिलेटेड वर्ड्स उन्हीं शब्दों के आगे लिखे जाते हैं जिन्हें कनेक्ट करना होता है। अब बताइए मुझे कनेक्ट क्या करना था, आगरा या दिल्ली, इन दोनों को कनेक्ट करना था, पर मैंने क्या किया, नॉट ओनली के बाद ही लिख दिया, बट ऑल्सो के बाद दिल्ली लिख दिया, तो सेम रैंक हुई क्या, ये तो सब्जेक्ट है भाई, दो प्लेसेस को कनेक्ट करना था मुझे, तो यहाँ पे नॉट ओनली की जगह बहुत गलत होगी। तो मैं इसे करेक्ट करने के लिए क्या करूँगी, आगरा के जस्ट पहले नॉट ओनली और दिल्ली के जस्ट पहले बट ऑल्सो। ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, ये सही है और ये गलत। जैसे नीदर यू सपोर्ट योर मदर फाइनेंशियली नॉर इमोशनली, तो यहाँ पे एक बात हो गई फाइनेंशियली, एक एडवर्ब, दूसरी एडवर्ब हो गई इमोशनली, सेम रैंक है ना। नीदर यू सपोर्ट योर मदर गलत हो गया, यू सपोर्ट योर मदर एक बार फाइनेंशियली के पहले बोलो, एक बार इमोशनली के पहले बोलो, तो अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। मैंने लिखा ईदर ही इज़ केयरलेस और वेरी लेज़ी, अब उसकी दो क्वालिटीज़ बता रही थी, क्या, केयरलेस है और बहुत लेज़ी है, तो ये ही इस बीच में क्या कर रहा है, ही इज़ ईदर केयरलेस और वेरी लेज़ी। अब मैं एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ बता रही हूँ, या तो केयरलेस है या बहुत ज़्यादा आलसी है, राइट। तो एक बार एक क्वालिटी के पहले और दूसरी बार दूसरी क्वालिटी के पहले, ये इनकी सही पोजीशन है ना। ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे, ये करेक्ट है क्या सेंटेंस, सिट क्वाइटली एक फ्रेज, एक सेंटेंस, एक क्लॉज, सब सही है, गो अवे ये भी सही है। फिर ये सेंटेंस सही है या गलत, गलत, क्यों, बिकॉज मैंने आपको एडवर्ब में पढ़ाया है कि क्वाइटली नहीं होता, क्वाइट होता है। बाकी ईदर और की पोजीशन सही है, ईदर सिट क्वाइट और गो अवे, अब करेक्ट हुआ। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो कोरिलेटिव्स हैं इनके बाद वही वर्ड आए
जिन्हें हमें कनेक्ट करना है ना, और वो सेम रैंक का होना चाहिए। मतलब ही को दिल्ली से तो नहीं कनेक्ट करना चाहूँगी मैं किसी तरीके से, है ना, एक प्लेस दूसरा प्लेस, एक पर्सन दूसरा पर्सन, एक एडजेक्टिव दूसरा एडजेक्टिव, या एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब। तो सेम रैंक की चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है, और इस बात का हमें पोजिशनिंग के सेंस में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। ये एक अति इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसे याद रखिएगा। जितने स्टार चाय बना लीजिए इसके आसपास। कोई अगर आपको डाउट हो तो आप पोर्टल पे पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे 11th रूल की तरफ। और हमारा 11th रूल कहता है कि ये जो कुछ कंजंक्शंस लिखे हुए हैं, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज मतलब ये भी, विथ मतलब के साथ, अलॉन्ग विथ का भी सेम यूज़ किया जाता है ना, एंड नॉट। देखिए एंड होता है एक कंजंक्शन, एंड नॉट होता है एक कंजंक्शन, ये साथ है। मतलब जैसे मैं बोलूँ आई एंड नॉट यू, मतलब मैं करूँगा तुम नहीं कर रहे हो, जो भी हम काम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड नॉट खुद में एक कंजंक्शन है। इन एडिशन टू के अलावा, बट लेकिन, बिसाइड्स का भी वही मतलब होता है के अलावा। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, को छोड़कर। मतलब जो अपवाद होते हैं ना, उसका इंट्रोडक्शन हम किससे देते हैं, एक्सेप्ट से। रादर देन के बजाय, अकम्पनीड बाय, वही मतलब के साथ। हमेशा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। इसका क्या मतलब है, देखते हैं भाई। पहला एग्जाम्पल, प्रिंसिपल एज वेल द टीचर्स हैज़ हैव अराइव्ड। तो पहली बात तो देखिए एज वेल की गलती है, ये हमने एडवर्ब में सीखा था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एज वेल एज। अब कंप्लीट हुआ, और यही हमारा कंजंक्शन भी था। सो प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, प्रिंसिपल भी आ गए हैं और टीचर्स भी आ गए हैं। अब हैज़ लगाऊं या हैव, ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, पहले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या आएगा, हैज़। हैव नहीं आएगा, सेंटेंस करेक्ट है। जैसे ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, मैंने लिखा ना आई एंड नॉट यू, मतलब वो गिल्टी है, उसके दोस्तों की कोई गलती नहीं है। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। अब फिर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ पे ही के साथ इज लगेगा या आर, ऑफ कोर्स इज, आर नहीं आएगा। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी, क्योंकि गिल्टी कौन है, वो। सब्जेक्ट कौन है, वो। इन्होंने तो काम किया ही नहीं ना, दोस्तों ने। अब काम नहीं किया तो सब्जेक्ट कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट का मतलब ही क्या होता है, कर्ता, जो वर्ब को परफॉर्म करे, है ना, जो कोई भी कार्य करे। पर इन्होंने तो किया ही नहीं, मैंने तो बस मेंशन किया था, इसने किया। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एवरीवन बट आई, अब किसके अकॉर्डिंग लगाना है, पहले के अकॉर्डिंग। तो एवरीवन के साथ क्या लगता है भाई, इज, एम नहीं लगेगा। एवरीवन बट आई इज कमिंग। हाँ जी, सुनने में हो सकता है आपको गलत लगे, बट ग्रामेटिकली यही सेंटेंस करेक्ट है। अगर मैं बोलूँ एवरीवन बट आई एम कमिंग, तो ये तो गलत हो गया ना, मैं तो आ ही नहीं रही। ये तो वर्ब भी गलत हो गई, मीनिंग भी गलत हो गया, जो उद्देश्य था मेरे सेंटेंस का वो भी नहीं फुलफिल कर रही है, राइट। तो एवरीवन बट आई इज। जैसे यहाँ लिखा ना मैंने आई एंड नॉट यू, तो यहाँ पे मैं एम लगाती या आर लगाती, आई एंड नॉट यू एम कमिंग, आर नहीं आएगा। तो मैंने यू के लिए एम नहीं लगाया है, यू तो आ ही नहीं रहा ना, आ कौन रहा है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, एम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो आप इसे याद रखिएगा। और इसी से मिलता जुलता ये सेकंड रूल, जो कहता है कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, जिन्हें अभी हमने पढ़ा क्या बोलते हैं, को रिलेटिव्स। को रिलेटिव्स के साथ हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। इसका क्या मतलब, ईदर और, तो ईदर शी और आई एम अ गुड चॉइस फॉर दिस वर्क, किसके अकॉर्डिंग लगाना है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई, तो एकदम एम काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर कमिंग फॉर द पार्टी, सिर्फ वो नहीं उसके दोस्त भी आ रहे हैं। तो नॉट ओनली के बाद ही, बट ऑल्सो के बाद हिज फ्रेंड्स, एक तो सेम रैंक है, और जो हेल्पिंग वर्ब है किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है, और ये भी सेंटेंस सही है। तो आपको ये समझना है कि जब हम बाद वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, ये पहले वाला सब्जेक्ट हीरो है यहाँ पे, क्योंकि दूसरा वाला बस साथ आ रहा है, हम बात किसकी कर रहे हैं,
फर्स्ट सब्जेक्ट की, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, है ना, एकम्पनीड बाय, समझ रहे हैं। एंड नॉट में तो हमने सामने वाले को हटा ही दिया, राइट, बट को छोड़कर, एवरीवन बट आई, मुझे छोड़कर, है ना, मैं नहीं आ रहा, बस बाकी सब आ रहे हैं। तो जहाँ हीरो फर्स्ट सब्जेक्ट है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रही है, और यहाँ पे तो दोनों बराबर हैं। तो जो भी पास में रखा हुआ है सब्जेक्ट, पास में कौन सा होगा, ऑफ कोर्स सेकंड वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दोनों मिक्स्ड, राइट, याद रखिएगा। हम अपना अगला रूल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि अदर और अनदर के बाद हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, देन का। हमने ये सीखा था, आपको अगर याद हो, कि जब मैं एक का कंपैरिजन बाकी सबसे करती हूँ तो अदर का यूज़ करती हूँ। हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि गंगा इज़ लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया, राइट। तो देन अगर कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज़ होता है तो अदर और अनदर भी उसी डिग्री के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो सब कितने केसेस की बात कर रहे होते हैं, 2, ठीक। तो जैसे हमने लिखा, नो अदर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी बट टू सक्सीड इन लाइफ, अदर आया, और यहाँ पे कंजंक्शन क्या यूज़ किया मैंने, बट, तो गलत हो गया, क्या होना चाहिए, देन। जैसे हमने लिखा, ही हैड अनदर रीज़न फ्रॉम वॉट ही प्रोफेस्ड, मतलब जो उसने बताया उसके अलावा उसके पास कुछ दूसरे कारण भी थे वो पर्टिकुलर काम करने के, तो ही हैड अनदर रीज़न देन वॉट ही प्रोफेस्ड। अब क्यों लगा है, अदर और अनदर की वजह से, याद रखिए। अगर ये आए हैं तो आगे आप किसका यूज़ करेंगे, देन का। और सेकंड कहता है कि दो या ऑल्दो, हालांकि या यद्यपि के साथ हमेशा येट या कॉमा, मतलब येट लगा दोगे तो भी काम चलेगा, या फिर कॉमा लगा दोगे तो भी काम चलेगा। दो ही वर्कड हार्ड बट ही कुडंट सक्सीड, हालांकि उसने मेहनत तो काफ़ी की थी पर वो सक्सीड नहीं हो पाया, नहीं, बट नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, येट, फिर भी वो सक्सीड नहीं हो पाया, फिर भी। दो ही इज़ अटेंडिंग क्लासेस ऑफ फ्रेंच बट ही इज़ नॉट फ्लुएंट, हालांकि वो फ्रेंच की क्लासेस अटेंड कर रहा है पर वो फ्लुएंट नहीं है, नहीं, फिर भी वो फ्लुएंट नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, येट। तो याद रखिए, अदर अनदर के बाद देन, और दो ऑल्दो के बाद येट या कॉमा। एक्चुअली ये पूरा जो कंजंक्शंस है ना, वो इसी बात पे बेस्ड है कि किसके बाद क्या आना चाहिए था, मतलब इट्स ऑल अबाउट पेयरिंग, राइट। और जो लास्ट छोटा सा नोट आपको ध्यान रखने का है वो क्या है, कि अगर आप डाउट या डाउटफुल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो तो आगे जो कंजंक्शन लगेगा वो क्या होगा, इफ़ या वेदर। पर अगर नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हो तो क्या लगेगा, दैट। याद करना पड़ेगा, क्यों, ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम, अभी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा। ही डाउट्स इफ शी विल हेल्प हिम या वेदर शी विल हेल्प हिम, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, नॉट, मतलब कैसा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। ही इज़ नॉट डाउटफुल, मतलब उससे कोई डाउट ही नहीं है कि वो अपना काम समय पे फिनिश कर लेगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से दैट, तो यहाँ पे दैट एकदम करेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलिए एक बार क्विक रिविजन करते हैं। पहला क्या था कि हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या यूज़ करना है, हमेशा व्हेन। दूसरा क्या था, नो सूनर, क्योंकि कंपैरेटिव थी, इसके बाद क्या यूज़ करना था, देन। 2 हो गए, पहले कब, व्हेन। अच्छा, यहाँ पे THEN से भी कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ पे कंपैरेटिव है वहाँ पे देन है, और जहाँ पे कंपैरेटिव नहीं है हार्डली और स्कार्सली के साथ तो क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन, राइट। नेक्स्ट है कि बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज़ करते हैं, और बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज़ नहीं किया जाता, क्या यूज़ करते हैं, नीदर नॉर। सेम वे अनलेस भी एक नेगेटिव वर्ड है और इसका भी हम किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड के साथ प्रयोग नहीं करते, है ना, सेम क्लॉज में नहीं करते, डिफरेंट क्लॉजेज में कर सकते हैं, राइट। चलिए 5th की तरफ देखते हैं। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है और इसको भी हम दूसरे नेगेटिव वर्ड्स के साथ यूज़ नहीं करते, और लेस्ट के बाद हमेशा क्या वर्ड आना कंपलसरी है, शुड, है ना।
अगर सपोज से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो इफ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम डायरेक्शन में है। तो क्या कहते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम? सुपरफ्लुअस, राइट। डिफरेंट के बाद फ्रॉम और नथिंग एल्स के बाद बट का प्रयोग किया जाता है, ये भी सिंपल है, आपको याद रखना है। और एज इफ और एज दो के बाद हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फिर हमने देखा था सच एज और सच दैट। तो सच एज का यूज़ कैटेगरी बताने के लिए किया जाता है, और सच दैट का उसकी डिग्री को एम्फेसाइज करने के लिए क्या करके? कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, रेपरकशन बता के, है ना। नेक्स्ट था हमारा ये कोरिलेटिव्स वाला, कि भाई जब कोरिलेटिव्स का यूज़ किया जाता है तो सेम रैंक के वर्ड्स उसके आगे हमें ऐड करने होते हैं। ऐसा नहीं चल पाएगा, ऐसा चलेगा। ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली, राइट। फिर ये कुछ कंजंक्शंस हैं जिनके साथ हमें याद रखना है कि किसके साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी और किसके साथ सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कोरिलेटिव्स के साथ सेकंड सब्जेक्ट, और ये जो होते हैं ना जिसमें हीरो कौन होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट, उनके साथ हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अदर एंड अदर के बाद देन और दो ऑल दो के बाद येट या कॉमा का यूज़ किया जाता है। और एक छोटा सा नोट था कि डाउट और डाउटफुल अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं तो क्या कंजंक्शन यूज़ होंगे? इफ़ या वेदर। नेगेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं तो क्या कंजंक्शन यूज़ होगा? दैट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। आप एक आध बार और पढ़ेंगे तो दिमाग में एकदम सेटल हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर पेपर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ही बोथ वन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप CGL Tier 1, कि उसे मेडल भी मिला और स्कॉलरशिप भी। अभी हमने सीखा था कि कोरिलेटिव नाम की चीज़ होती है और ये हमेशा सेम चीज़ों को ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो मेडल और स्कॉलरशिप के बीच में वन आ क्यों आ गया? बोथ कहाँ आना चाहिए? यहाँ। ही वन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप। Although I was apprehensive in the beginning, I found the eating of snails to be a rather pleasant experience. मुझे पहले तो अच्छा नहीं लग रहा था शुरुआत में। I found the eating of snails to be a rather pleasant experience. अब मुझे बताइए एक बात कि यहाँ तो मुझे कोई कंजंक्शन ही नहीं दिख रहा, फिर क्या? अरे ज़रूरत ही नहीं है। हमने सीखा था कि although और दो के बाद या तो yet लगाइए और नहीं लगाना है तो कॉमा से भी काम चल जाएगा। और उन्होंने क्या लगा दिया? कॉमा। एकदम करेक्ट सेंटेंस है, SSC CGL Tier 1। ठीक, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी टुक अ हेस्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम्ड द जर्नी। बैंक क्लर्क में पूछा गया ये सवाल कि सनराइज हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, बिल्कुल देर नहीं हुई थी जब हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने अपनी जर्नी वापस रिज्यूम कर ली। तो भाई क्या गलती है? ये गलती है कि हमने सीखा था नो सूनर के बाद क्या लगेगा? देन, क्योंकि ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ मैंने क्या लगा दिया? व्हेन। क्या लगाना चाहिए था? देन। करेक्ट। बैंक क्लर्क का सवाल, ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट हिंदी एज वेल CGL Tier 2, कि वो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलता पर हिंदी भी बहुत अच्छी बोलता है। अब मुझे बताइए नॉट ओनली के साथ क्या लगता है? बट ऑल्सो। कोरिलेटिव है, ये चेंज होते ही नहीं है ना। नॉट ओनली के साथ क्या लगा है? बट ऑल्सो। एक तो मैंने ऑल्सो नहीं लगाया और फिर एज वेल भी लगा दिया, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, और एज वेल की कोई जगह नहीं है। सिंपल इनफ। फिफ्थ, अनलेस यू डू नॉट लिसन टू हिज एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जब तक तुम या यदि तुम उसकी बात नहीं सुनोगे, उसका एडवाइस नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। तो फिर वही बात है कि अनलेस है, नेगेटिव है, इसके साथ नॉट का यूज़ नॉट अलाउड, इसीलिए सेंटेंस गलत था। अनलेस यू लिसन टू हिज एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, अब सही है। ये वाला नॉट करेक्ट है क्योंकि इस नॉट का इस अनलेस से कोई रिलेशन नहीं है। देखिए कंजंक्शन में यही होता है, इफ़ यू नो इट यू नो इट। पता है किसके बाद क्या आता है, बहुत ईजी है। नहीं पता है तो सब कुछ डिफिकल्ट है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SSC CPO में पूछा गया, माई फ्रेंड विल नॉट कम टू द पार्टी अनलेस ही इज़ नॉट इन्वाइटेड। मेरा फ्रेंड भाई पार्टी में नहीं आएगा यदि उसे इन्वाइट ना किया गया तो अगेन अनलेस कैसा है? नेगेटिव। नॉट कैसा है? नेगेटिव। साथ में यूज़ नहीं हो सकते, ये वाला नॉट चलता
कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट क्लॉज है, राइट? तो क्या करेक्शन है? माई फ्रेंड विल नॉट कम टू द पार्टी अनलेस ही इज इन्वाइटेड. सिंपल. 7th, द सिक्योरिटी गार्ड केप्ट अवेक लेस्ट नो स्ट्रेंजर शुड नॉट एंटर द हाउस. अभी मुझे बताइए, नो स्ट्रेंजर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं. कि कोई भी स्ट्रेंजर आदमी, है ना, एक भी स्ट्रेंजर नहीं एंटर करे, बट ये शुड नॉट एंटर वाला गलत हो गया क्योंकि लेस्ट कैसा है? नेगेटिव. इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, राइट? एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया ये. हम देखते हैं 8th क्वेश्चन. ही इज़ नॉट ओनली नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस बट ऑल्सो हिज डिलिजेंस. बैंक क्लर्क का क्वेश्चन है. सिर्फ इंटेलिजेंस के लिए नहीं, डिलिजेंस के लिए भी वो जाना जाता है. ये सेम टाइप का क्वेश्चन है जो कोऑर्डिनेटिंग या कोरिलेटिव्स से रिलेटेड हमने पढ़ा था, है ना. एक्चुअली कोरिलेटिव्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का ही पार्ट होते हैं. तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद सेम रैंक आनी चाहिए. यहाँ तो नोन आ गया, ये कहाँ आना चाहिए? ही इज़ नोन फॉर नॉट ओनली हिज इंटेलिजेंस बट ऑल्सो हिज डिलिजेंस. अब सेंटेंस करेक्ट है. 9 देखिए. हार्डली राम हैड ओपन द एग्जामिनेशन पेपर व्हेन ही वेंट ब्लैंक. MPSI का क्वेश्चन कि मुश्किल से राम ने ओपन ही किया था एग्जामिनेशन का पेपर और वो एकदम ब्लैंक हो गया. तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने एडवर्ब में भी सीखा है कि भाई हार्डली जब मैंने यूज़ किया तो पहले क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब. हार्डली हैड राम. क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इसीलिए हमने आगे क्या यूज़ किया है? व्हेन. हार्डली के लिए, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गलत होगी, राइट? ध्यान रखिएगा. 10 देखते हैं. He couldn't but help shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone. कहाँ पूछा गया? SSC CGL Tier 2. बोलना क्या चाह रहा है कि वो कुछ नहीं कर सका, बस आंसू ही गिराए. प्लाइट मतलब दुख, है ना, सैडनेस, सॉरो. उन विलेजर्स के दुख पे जो कि होमलेस हो गए थे, अब घर नहीं था जिनके पास, घर से बेघर हो गए थे एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन के बाद. साइक्लोन मतलब चक्रवात. ठीक. एक बात बताइए, couldn't but help क्या है ये? अगर मैंने लिखा could, मॉडल के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये but आ गया, गड़बड़ हो गई ना. पहले क्या आएगा? help. यहाँ पे पूरे कंजंक्शन की पोजिशनिंग ही गलत है. यहाँ पे थोड़ी आएगा, ये कहाँ आना चाहिए? इसके बाजू में. तो couldn't के बाद में वर्ब लगाऊंगी, help but. एक पूरा क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस तो कंप्लीट हो. ही couldn't help, ही couldn't but help shed, और उसके बाद 2 वर्ब साथ में आ गई. एक बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म. हेल्प और फिर शेड. ये कोई बात हुई क्या? कभी हमने ऐसे सुना है यू रन केम? नहीं ना. बीच में कंजंक्शन होना ज़रूरी है. 2 वर्ब्स के बीच में यहाँ कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा नहीं तो इसीलिए पोजिशनिंग की प्रॉब्लम थी. करेक्ट सेंटेंस होगा ही couldn't help, उसके बाद but shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone. I hope आपको ये रूल्स और ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हों, क्लियर हो गया हो. चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और प्रैक्टिस करते रहिए.